नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दंगे भड़काने वालों को दी सख्त चेतावनी। सौहार्दपूर्ण राज्य में अब दंगा और तोड़फोड़ करने वालों की कोई जगह नहीं। सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का धामी ने किया हवाई दौरा। राहत कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, कोताही बर्दाश्त नहीं। केदारनाथ उपचुनाव पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने किया जीत का दावा। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मंत्री जोशी के भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस ने मसूरी में रखा मौन व्रत। प्रदेश महामंत्री थापली पर हुई टिप्पणी पर जताया रोष। सरकार की कार्यशैली पर लगाए आरोप। और डीएलएड प्रवेश परीक्षा में उम्र की सीमा के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई। नैनीताल एचसी ने उत्तराखंड बोर्ड को दिए आदेश। अदालत के निर्देशों के अधीन होंगे एग्जाम के नतीजे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सख्त लहजे में एक बार फिर दोहराया है कि उत्तराखंड में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ऐसे में अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा या किसी भी रूप में प्रदेश और निजी संपत्ति को दंगे के रूप में नुकसान पहुंचाएगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उस नुकसान की भरपाई दंगाइयों से वसूल की जाएगी। पूर्व में ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जिससे लगा कि राज्य को एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है और अब जल्दी ही ये कानून प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। और वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांड्या सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार अब सख्त हो चली है, जहां पर दंगाइयों पर कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ ही उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तो किन घटनाक्रमों को देखते हुए ये निर्णय सरकार ने उठाया है और इस तरह से दंगों पर कितना विराम लगेगा? माना जाता है यहाँ पर दंगे फसाद की घटनाएं बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती थी। लेकिन जिस तरह से बनफुलपुरा में हुआ, वहां पर उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया था। कोई एक दंगा नहीं था, लेकिन उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिसों को सर फट गए, चोट आई और पत्रकारों को भी बहुत सारे चोट आए थे, गाड़ियों को फूंक दिया। तो इन सब को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक कानून लाया है, तो उत्तराखंड की जो फिजा धीरे धीरे बदल रही है, यहाँ पर भी दंगा फसाद हो रहे हैं, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि जो उत्तराखंड का सोच रहा है कि उत्तराखंड को लोग मानते थे कि ये देवभूमि है, यहाँ शांति की भूमि है, उस चीज को हमेशा बनाए रखा जाए। और इसके लिए एक जरूरी था कि कड़ा कानून लाया जाए। बिना कानून के ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में अगर क्राइम की घटना भी देखेंगे तो ना के बराबर होता है। तो लोगों में सीधा ये भावना रहती है कि तो देवभूमि है, और देवभूमि में रहने पर ये सारी चीजें नहीं होती है। इस तरह से पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, चाहे लव जिहाद का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो, पुलिस पर हमला हो, तो इन सब को देखते हुए ये कानून लाया गया है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि उत्तराखंड में किसी भी तरह के दंगा फसाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर दंगा फसाद करने कोई करता है और सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, तो उसकी वसूली उन लोगों से होगी जो दंगे में शामिल है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि अब सीएम धामी की सरकार दंगाइयों पर सख्त हो चली है, जहां पर यह फैसला लिया गया है, ये कानून लाया गया है कि अब दंगाई जो भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उनकी वसूली उनकी खुद की संपत्ति से की जाएगी। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है
कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर जनपद चंपावत में रहे। उन्होंने सीमांत क्षेत्र टनकपुर बनबसा के अलावा लोहाघाट ब्लॉक के सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र काली और सरयू घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने बनबसा एनएचपीसी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में किए गए राहत कार्य और प्रभावित क्षेत्र के साथ संरक्षण के साथ मुआवजे को लेकर विस्तृत अधिकारियों से जानकारी ली। जन समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से वार्ता की और विभागीय अधिकारियों को तत्काल उनके निस्तारण के निर्देश दिए। जनहित की कार्य योजना और उनके लाभ को जन जन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेजी से राहत कार्य किए जाए, बंद सड़कों को तुरंत खोला जाए, वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम भेजी जाए। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी सीएम धामी को दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी निशाना साधा। भट्ट ने कहा कि बाबा केदार भी नहीं चाहते थे कि उनकी यात्रा पूरी हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं मीडिया को भट्ट ने बताया कि बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। हमारा लक्ष्य 18 साल के हर युवा को बीजेपी का सदस्य बनाना है। वहीं सदस्यता अभियान पर कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के मुताबिक 19 जिले हैं और सभी जिलों के एक एक मंडल में जाकर वो सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 8 लाख लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस इसे लेकर चिंतित है कि कांग्रेस जिस स्थिति में चुनाव करवाना चाहती है, हम उस स्थिति में चुनाव करवाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। पिछली बार 90% से ज्यादा नगरपालिका चुनाव हम जीते थे और इस बार बीजेपी 100% चुनाव जीतने जा रही है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कहा कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की सीट है और वहां निश्चित रूप से बीजेपी जीतने जा रही है। कांग्रेस ने जो बाबा केदार के लिए जो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा, बाबा केदार को कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा दिला सकता है क्या? उसके राजनीतिक यात्रा के रूप में मैं कह सकता हूं और उसका प्रमाण स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष करण महाराज ने दे दिया है। उन्होंने अपने पूर्व विधायक का नाम लेकर कहा है कि अगर वो मात्र 3 ही किलोमीटर चले हैं, ज्यादा चलते उनको राजनीतिक लाभ होता। तो हम शुरू से कह रहे थे केदारनाथ की कांग्रेस की यात्रा है, ये राजनीति से प्रेरित यात्रा है। और सच्चाई क्या है, इंद्रदेव को भी यात्रा पसंद नहीं आई। कांग्रेस की यात्रा जब हुई तो रास्ते बंद हो गए। कांग्रेस की यात्रा को जाने से भगवान केदार नहीं रोका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां पूरे राष्ट्र में संगठन पर्व मनाते हुए नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं उसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आ रही है। यहां 3 बार विधायक रह चुके और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नर्सिंग होम पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला गुच्छ भेंट कर शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं संग राष्ट्रगीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मेरा पार्टी की
संस्था जो लक्ष्य को लेकर आगामी दिनों पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, कार्यकर्ता घर घर जाए, पार्टी से को जोड़े, एक भाव के साथ हम सबका आह्वान करें। हमारे कार्यकर्ता 25 तारीख तक हर परिवार तक जाकर पार्टी की पार्टी में जोड़े। पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, हमारे प्रदेश के अंदर हर मंडल में संस्था होगा। जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, इसका पहला चरण चल रहा है, उसको गति देने के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे और सभी लोगों को एक्सीलरेट किया, अभियान को त्वरित किया, प्रत्येक सदस्य का जवाब दिया, जो उनके क्वेश्चन थे सबका जवाब दिया और इस अभियान को बहुत ही त्वरित करने का काम आज हमारे अध्यक्ष जी ने किया। मसूरी में शहर कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पास आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप सिद्ध होने पर सीएम ने कार्रवाई किए जाने को लेकर निर्देश न दिए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के खिलाफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर अभद्र टिप्पणी करने पर मसूरी के गांधी चौक पर सांकेतिक मौन व्रत रखा गया। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में गांधी चौक पर इकट्ठा हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ मौन व्रत रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली और मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भ्रष्टाचार में बुरी तरीके से लिप्त हैं। आय से ज्यादा संपत्ति पर उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। वहीं विजिलेंस ने मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर कार्रवाई करने के लिए अनुमति मांगी गई है। के विधायक हैं गणेश जोशी जी, जिन्होंने हमारी महिला नेत्री और प्रदेश महामंत्री और जो 2 बार उनके सामने चुनाव लड़ चुकी है उस महिला के कद की बात करी, तो कद उनका उनसे 10 गुना ऊपर है, क्योंकि वो किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, वो गणेश जोशी के कद में नहीं आना चाहती। तो सर्वप्रथम तो मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो अपने इस बयान को वापस लें और इसका खंडन करें। वहीं जहाँ तक आज मौन व्रत का हमारा जो हम यहाँ बैठे हैं, हमने पूर्व में भी प्रेस वार्ता की थी और अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस निरंतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी राज्यपाल को मिलकर इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी मुख्यमंत्री उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। गणेश जोशी जी, उनको जो आय से अधिक संपत्ति जो अर्जित कर रखा उन्होंने, उसके विषय में जो कार्यपालिका के लिए जो विजिलेंस ने अनुमति मांग रखी, उनके ऊपर कार्रवाई करने की, जांच करने की नहीं, कार्रवाई, क्योंकि साबित हो चुका है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और आय से अधिक उन पे संपत्ति है। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर मौन धारण किया है और हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आपको विजिलेंस ने जो अनुमति मांग रखी है, आप क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। 8 तारीख तक वो बोल रहे हैं, 8 अक्टूबर तक हम उन्होंने टाइम दे रखा है कोर्ट ने, लेकिन उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसमें लिपापोती कर रहे हैं। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की ओर से आयोजित होने वाली डीएलएड प्रवेश परीक्षा में याचिकाकर्ता को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु 30 साल करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के अधीन होगा। मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वहीं मामले के मुताबिक अभिषेक नेगी ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की ओर से आयोजित की जाने वाली डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 4 सितंबर 2024 को जारी विज्ञप्ति को चुनौती दी है। इसमें कहा है कि परीक्षा के लिए 30 साल की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है, जबकि एनसीटीई विनियम 2024 में कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इसीलिए बोर्ड ने अपने विज्ञापन में जो शर्तें रखी है वो पूरी तरह से अवैध, मनमाने और बिना किसी आधार के तय की गई हैं।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून में 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वुशु एसोसिएशन उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में 21 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से वुशु खिलाड़ियों की उपस्थिति देखने को मिलेगी, जहां वो अपनी उत्कृष्ट कौशल, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वुशु न सिर्फ शारीरिक दक्षता और आत्मरक्षा का माध्यम है, बल्कि आत्म अनुशासन, मानसिक मजबूती और टीम भावना को भी बढ़ावा देता है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों के लिए रविवार से अगले 3 दिनों तक बंद किया गया है। हल्के वाहन सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। इस बात के आदेश एडीएम चंपावत हेमंत कुमार वर्मा ने जारी कर दिए हैं। एनएच के अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के स्वाला में एनएच में अत्यधिक कीचड़ होने से सड़क धंस रही है और पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से एनएच में खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मशीनों द्वारा स्वाला के डेंजर जोन में मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही इसके अलावा शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक एनएच सभी वाहनों के लिए अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा में कार्रवाई की जाएगी। इधर एनएच बंद होने से बड़े बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। स्वाला अब प्रशासन के लिए सरदर्द, यात्रियों के लिए जानलेवा बन चुका है। अब लोगों ने वैकल्पिक मार्ग की मांग शुरू की है, इससे यातायात सुचारू हो सकेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण बिष्ट सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 3 दिनों के लिए बंद किया गया है, क्या है ज्यादा जानकारी? तो मैं बताना चाहूंगा कि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की लाइफ लाइन है ऑल वेदर सड़क, तो इस वजह जिले के जो स्वाला स्थान है वहाँ पर काफी डेंजर स्थिति हुई है, दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने बड़े वाहनों के लिए आज से लेकर अगले 3 दिन तक इस एनएच को जो बड़े वाहनों के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। और जो छोटे वाहन है उनकी आवाजाही सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर प्रतिबंधित रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर काफी गंभीर स्थिति, दुर्घटनाओं का खतरा इस एनएच पर बना हुआ है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एनएच बंद होने से। जी आकांक्षा। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि ज्यादा कीचड़ होने से सड़क धंस रही है और पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और खतरा बना हुआ है। ऐसे में राहत बचाव कार्य जारी है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। रायका गैरसैंण, भराड़ीसैंण और मेहलचौरी मॉडल स्कूल बनेंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने विद्यालय शिक्षा की समीक्षा बैठक लेते हुए निर्देश दिए। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित आधारभूत संरचना विकास के कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। विद्यालय भवनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जीर्ण शीर्ण विद्यालयों भवनों में किसी भी दशा में कक्षाओं का संचालन न किया जाए। जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवन और कक्षों की मरम्मत हेतु शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध करे। रायका गैरसैंण, मेहलचौरी और भराड़ीसैंण को आदर्श विद्यालय बनाया जाए। इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। खटीमा क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट क्षेत्र में वन महोलिया में वन क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया गया, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त कर दिया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक अर्जुन का कहना है कि वन विभाग के द्वारा सिर्फ 2-3 दिन पहले ही उनको सूचित किया गया और उनका पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया गया। यहाँ क्षेत्र में अन्य पोल्ट्री फार्म और अतिक्रमण है, उनको छोड़कर सिर्फ उस पर ही कार्रवाई की गई। राहुल मिश्रा, प्रशिक्षु IFS खटीमा का कहना है, एक व्यक्ति के द्वारा वन क्षेत्र में
अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा था, जिस पर पुलिस विभाग और वन विभाग और राजस्व विभाग और एसएसबी ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म का अतिक्रमण गिराया। वो वन विभाग की ज़मीन पे अतिक्रमण था और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, वन क्षेत्र अधिकारी, प्रभागीय वन क्षेत्र अधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी, उनके आदेश अनुसार इसको तोड़ने की प्रक्रिया कल से जारी है। कल 4 बजे से जारी है और इसमें प्रशासन की मदद भी ली है हमने, पुलिस विभाग की मदद भी ली है और एसएसबी की मदद भी ली है और अभी भी ये जारी है। कल देर रात तक जारी रहा है और अभी इसको पूरी तरह हटाने की कार्रवाई जारी है। तो एसएसबी की बॉर्डर आउटपोस्ट है, उसी के सामने किसी के द्वारा अवैध रूप से पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको मुनादी भी की और उनको बाकायदा विधिवत नोटिस भी इनको सर्व किया था, लेकिन इन्होंने आज तक खाली नहीं किया है। लिहाजा सब हम मौके में आए हैं, एसएसबी आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।